नमस्कार दोस्तों। लेक्चरर फिजिक्स की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। और वेक्टर में हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था कर्ल तक, और कर्ल से आगे यहाँ कर्ल की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे ये जो वेक्टर वाला जो पोर्शन है, जो वेक्टर से रिलेटेड अलजेब्रा है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा यहाँ थ्योरम बचेंगी, और थ्योरम में हम यहाँ पर नॉर्मल सी बात है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। चलिए, तो लास्ट में हमने जो पोर्शन एंड किया था वो था हमारा क्या, कर्ल। और कर्ल में हमने डिस्कस कर लिया था कर्ल क्या होता है। कर्ल इन जनरल क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेक्टर में जो रोटेशन आता है उस रोटेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, कर्ल डिफाइन करते हैं। किसी भी जो भी फील्ड आपका रोटेटिंग होते हैं उनके लिए क्या डिफाइन किया जाता है, कर्ल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कर्ल से रिलेटेड। तो पहले हमारे बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास आर वेक्टर, दूसरा है 2r वेक्टर, तीसरा है 0, चौथा आपके पास माइनस ऑफ आर वेक्टर। ये चार ऑप्शन दे रखे आपको, ठीक है। क्या दे रखा आपको, चार ऑप्शन। कैसे सॉल्व करेंगे कर्ल ऑफ आर वेक्टर को। तो कर्ल का मतलब, जब आपको लिखा है कर्ल ऑफ आर वेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब है क्या है, इसको ये जो आपको डेल ऑपरेटर है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर देना होता है। क्या करना होता है, डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं, आई, ठीक है। कैसे लिखेंगे, आई जे और के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास जे वेक्टर हो जाएगा, जे और ये के, ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड। सबसे पहले डेल के कंपोनेंट आएंगे, तो इसके बाद किसके कंपोनेंट आएंगे जरा बोलो, एक्स के। पता नहीं ये क्या है, इसका मतलब आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। ये है आपके पास क्या, डेल वेक्टर क्रॉस एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है। ये है सिचुएशन। तो जैसे हम इसको यहां से लिखेंगे तो नॉर्मल सी बात, ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और यहां से आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई को बाहर लेंगे। आई को जैसे बाहर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ आपके पास जेड आ जाएगा, माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ क्या आ जाएगा, वाई, माइनस ऑफ जे कैप आएगा। ये रो ये कॉलम हमारी क्लोज हो जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस के कैप। फिर ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ क्या आ जाएगा, ये एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, देखो डेल बाय डेल वाई ऑफ जेड, हमको ये पता है कि जो जेड है वो वाई के रिस्पेक्ट में कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो z क्या हो जाएगा, 0। वैसे ये भी 0 हो जाएगा। ये भी ये z है, ये x है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या, ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। x जो है z के लिए कांस्टेंट हुआ, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आता है, i 0 आ जाएगा, 0 0, ठीक, माइनस ऑफ 0 j कैप आ जाएगा, प्लस आपका 0 k कैप आएगा। तो ओवरऑल जो वेक्टर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो कर्ल ऑफ कहीं पर अगर हमें दिया है, कर्ल ऑफ आर वेक्टर अगर गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, 0 आती है। ये समझ में आना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो, 0। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई बार आता भी है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको हटा देते हैं। चलिए, दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है क्या, समझने की कोशिश करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर। किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कितना आएगी करके, वेर ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें, जो आर वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये हमें गिवन है। तो यहां से जब हम हमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है, पहला आप ए वेक्टर है, दूसरा ऑप्शन है 2a वेक्टर, तीसरा ऑप्शन है माइनस ऑफ 2a वेक्टर, और चौथा ऑप्शन आपके पास 0। चौथा ऑप्शन क्या है, 0। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा गया है कि आपके पास कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू
क्या आएगी करके। वेर ए वेक्टर कैसा है, वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है और आपका आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। देखो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप लॉन्ग मेथड आप करो कि पहले ए क्रॉस आर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद ए क्रॉस आर डिटरमिनेंट में सॉल्व होगा, फिर उसका कर्ल निकालिए। तो दो बार आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप कंपोनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि एक ही सिंगल कंपोनेंट को सॉल्व करके भी आप प्रॉब्लम को बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करा दे रहा हूं, और आने वाली प्रॉब्लम भी मैं कर्ल वाली कोशिश करूंगा कि वो कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कराया जाए, मतलब सिंगल कंपोनेंट को सॉल्व करें और देखें वो कैसे आ रहा है। और बाकी जैसे मैं आई वाले कंपोनेंट को सॉल्व कर रहा हूं, तो आई वाले कंपोनेंट से मेरे को आइडिया आ जाएगा कि जे और जे कैप और जेड कैप वाले जो या के कैप वाले कंपोनेंट भी कैसे होंगे करके। अगर मुझे आई कैप वाला पता चल जाए किस तरीके से चल रहा है, तो वैसे जे कैप वाला चलेगा, और वैसे कैसे कौन चलेगा, के कैप वाला पता चलेगा। तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम बेसिक वाले मेथड से कर लेते हैं जैसा कि अभी तक हम पता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट वाले मेथड से देखेंगे आपके पास कैसे सॉल्व होती है करके प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ए क्रॉस आर को सॉल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस आर को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए को कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। हमने कहा भी ए जो वेक्टर गिवन है इसको कुछ मान लो, A1 आई कैप, A2 जे कैप, और आपके पास A3 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, ये वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया। तो यहां से कितना आ जाएगा, A1 आई कैप आ जाएगा, A2 जे कैप आ जाएगा, और A3 क्या आएगा, के कैप आएगा। और जब हम पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आई कैप आएगा, वाई जे कैप आएगा, और जेड क्या आ जाएगा, के कैप। ये हमारे पास आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो इसको किसमें सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे इस तरीके से। इधर हमारे पास आ जाएगा आई, इधर हमारे पास जे आ जाएगा, इधर हमारे पास के आ जाएगा। इधर लिख देंगे A1, इधर लिख देंगे A2, इधर लिख देंगे A3, इधर लिख देंगे x, इधर लिख देंगे y, इधर लिख देंगे z। सबसे पहले किसको बाहर लिख लेंगे, आई को बाहर लिख लेंगे। किसको बाहर लिख लेंगे, आई को। ये रो ये कॉलम क्लोज है, कितना आ जाएगा, A2z माइनस का A3y। ठीक, फिर क्या आएगा, जे कैप वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, बाहर। ये रो ये कॉलम क्लोज जाएगा, कितना आ जाएगा, A1z और A3x। ये आएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज जाएंगे, A1z और A3x ऐसे आ जाएगा। फिर कितना आएगा, फिर अगर हम के कैप अगर इसको क्लोज कर दें तो ये कितना आ जाएगा, A1y। ठीक है, A1y और A2x आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, जरा बोलो, A क्रॉस R आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने तो कर लो A क्रॉस R निकालना है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, जरा बोलो। ये आ रहा है A क्रॉस R, ये आ रहा है A क्रॉस R। हमने कैलकुलेट करना है कर्ल, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, किसके साथ, जरा बोलो, A क्रॉस R के साथ। ए क्रॉस आर के साथ जरा बोलो क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो होगा। इसी को तो हम किन्ने क्या बोला है, जरा वो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर बोला है। ये तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर है, समझ में नहीं आएगा। यही तो क्या, जरा वो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर मतलब कर्ल क्रॉस ए क्रॉस आर। ठीक है, डेल ऑपरेटर ए क्रॉस आर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर से डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप समझ पा रहे हैं, आई डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, जे डेल बाय डेल वाई, और के डेल बाय डेल जेड। फिर ये पूरा का पूरा आपके पास ए क्रॉस आर पूरा का पूरा आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करा ऊपर क्या है करके। ठीक है, तो इसको हम पूरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या होगा करके। शॉर्ट तरीका भी हम डिस्कस कर लेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना डिटरमिनेंट सॉल्व करें। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू रख दीजिए जरा, देखो इसकी वैल्यू रखना मतलब ये पूरा की पूरी वैल्यू रखना। ये क्रॉस प्रोडक्ट इनको किसमें सॉल्व करेंगे, फिर से डिटरमिनेंट में, इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट रखेंगे तो सॉल्व करेंगे। फिर से डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी एक बड़ी सी। ठीक है, इधर हमने लिख दिया आई, इधर लिख दिया हमने जे, और इधर हमने लिख दिया के। ठीक है, इधर हमने जे कैप लिख दिया, और इधर हमने क्या लिख दिया, के कैप लिख दिया। आई जे और के। ठीक है, अब इधर कौन से कंपोनेंट, ये किसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूं, ये ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है मैंने। ठीक है, पहले जिसके कंपोनेंट आएंगे, डेल बाय डेल एक्स आएगा, डेल बाय डेल वाई आएगा, डेल बाय डेल जेड आ जाएगा, ऐसे करके आएगा। फिर किसके कंपोनेंट आएंगे, इसका इसका पहले ये कंपोनेंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ये कौन कितना है, A2Z। ठीक है, माइनस का A3Y। फिर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये। इसको एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, A3X हो जाएगा। ठीक है, माइनस, देखो ये प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, A1Z आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान रहेगी। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A1Y माइनस का आपके पास A2 कितना आ जाएगा, ये X आ जाएगा। आई होप यहां तक हमने सब सही किया है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, देखो क्या आता है करके। चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लगाओगे तो कितना आएगा, आई कैप बाहर लिख लीजिए,
आई कैप बाहर लिख लीजिए, ठीक है। चलो देखो ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगी जब, पता नहीं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा a1, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, a2 और x y के लिए दोनों क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ सिर्फ कितना आएगा a1 आएगा, आएगा। फिर बीच में आएगा माइनस, इसके साथ ये डिफरेंशिएट होगा, इस a3 और x z के लिए क्या है कांस्टेंट, तो ये तो दोनों जीरो जाएंगे। फिर क्या आएगा माइनस, कितना आएगा ये z का z के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो ये कितना है माइनस ऑफ a1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ऑफ a1 आ जाएगा, ये आएगा ना माइनस ऑफ a1 आएगा, एक तो माइनस पहले से था, एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर आएगा माइनस ऑफ जे कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगी, ठीक। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 और y x के लिए कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ a2 आएगा, ठीक। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा a2z, कितना आ जाएगा z के रिस्पेक्ट में 1, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ a2, इसका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आएगा k कैप, ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा a3, a1z कितना हो जाएगा 0, इससे इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा a2z, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में होगा, एक माइनस साइन ये है, एक माइनस साइन फॉर्मूला का आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा a3, तो यहाँ से कितना आ गया ट्वाइस ऑफ a1 आई कैप आ गया है, ये ट्वाइस ऑफ a2 जे कैप आ गया है, और ये कितना आ गया ट्वाइस ऑफ a3 कितना आ गया है k कैप, कितना आ गया है k कैप। तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लो 2a1 आई कैप आ गया है, a2 जे कैप आ गया है, और a3 क्या आ गया जरा बोलो k कैप, ये हमारा वेक्टर आ गया, ठीक। इसी को हमने क्या बोला था जरा बोलो, यही हमारा क्या जरा बोलो a वेक्टर है। तो हमें ये बात पता चल गई है, कर्ल ऑफ a क्रॉस r जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जरा बोलो 2a वेक्टर आ रहा है। ऑप्शन में जरा देखो, ऑप्शन में एक -2a वेक्टर भी था शायद, देखो अगर इसको उल्टा कर दोगे ना, अगर आप ये अगर डिफाइन करो कैसे, कर्ल ऑफ अगर आप डिफाइन करो r क्रॉस a डिफाइन करो तो ये आ जाएगा -2a वेक्टर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा -2a वेक्टर, आप प्रॉपर्टीज वेक्टर की जानते हो कि a क्रॉस r जो होता है माइनस ऑफ, अगर मैं a क्रॉस r को अगर उल्टा लिख दूं तो माइनस आएगा, और माइनस साइन कहां चले गया उस तरफ, तो ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है, a क्रॉस r पूछा गया तो उधर a प्लस में आएगा, अगर r क्रॉस a पूछा गया यानी कि उल्टा पूछा गया तो क्या क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हमको समझ में आता है, पूरी मैथ्स है, 2 बार डिटरमिनेंट बनानी पड़ी, इसको मैंने आपको बोला कि बिना डिटरमिनेंट बनाए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बस उसमें हमको थोड़ा कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उस मेथड को एक बार हम समझ लेते हैं फटक से, और फिर उससे हम कुछ प्रॉब्लमों को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हटा दे फिर इसको, ये समझ में आया बताओ तो, रिस्पॉन्स दे दीजिएगा थोड़ा बहुत ताकि मुझे आइडिया आ जाए, ये प्रॉब्लम समझ में आई, ये तो बेसिक मेथड है। चलिए तो दूसरा अगर हम बात करें इसकी सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड अगर हम बात करें, सेकंड मेथड कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें हमें डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत ना पड़े, समझ पा रहे हैं, डिटरमिनेंट बनाने में लंबा समय जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि लंबा समय ना जाए, इजीली तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो कैसे करेंगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे हमें जो प्रॉब्लम गिवन थी वो प्रॉब्लम गिवन थी आपके पास कर्ल ऑफ a क्रॉस r, ये हमें प्रॉब्लम गिवन थी, ठीक, ये तो था, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है ये क्या है, कर्ल क्रॉस a क्रॉस r है, ये है, ठीक। हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट को सॉल्व करना, i वाले को, i वाला लेके चलना है, बाकी j और k वाले को वैसे ही चलेंगे, ध्यान में रखना, सिर्फ एक ही कंपोनेंट को सॉल्व करना। तो कैसे करते हैं, यहां से एक काम करिए, समेशन यूज करिए, समेशन क्यों, क्योंकि मैं आई वाले को सॉल्व कर रहा हूं, तो जे और के वाले उसमें बाद में ऐड करने पड़ेंगे, यहां लिख लीजिए आपके पास आई, आई का मतलब फिर आई के बाद जे भी आएगा फिर के भी आएगा, यहां पर आई मतलब पहले कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब इसका मैं कौन सा कंपोनेंट सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ आई कैप वाला, तो यहां पर आई कैप लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, और आई के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, हाँ इसका एक्स वाला, तो मैंने क्या लिख दिया डेल बाय डेल एक्स लिख दिया, ठीक। फिर क्या लिख लिया क्रॉस,
ये क्या है जरा बोलो, ए क्रॉस क्या है जरा बोलो, आर, इसको एज इट इज ऐसे रहने दिया है बिल्कुल जैसे कि पहले से था जी। लिखने का तरीका समझ में आया? मैंने क्या बोला, हमको सिर्फ कौन सा कंपोनेंट सॉल्व करना है, आई वाला, उसके साथ कौन सा होगा जरा कंपोनेंट होगा जरा बोलो, पता ना उसमें डेल के अंदर, पता है ना डेल के अंदर आई डेल बाय डेल एक्स है, हम सिर्फ किसको सॉल्व कर रहे हैं बोलो, आई वाले को। समझ में आई नहीं आई बात? अरे इसके अंदर है ना आई डेल बाय डेल एक्स है, जे डेल बाय डेल वाई है, के डेल बाय डेल जेड है, मैं सिर्फ किसको सॉल्व कर रहा हूं, आई वाले को, तीनों को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक जैसे चलेगा बाकी भी वैसे ही चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे? चलो फिर सुनना कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ नहीं, कैलकुलेशन बड़ी इजी तरीके से हो जाएगी। आई ठीक, अब जरा देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना है क्रॉस प्रोडक्ट है, मैंने क्या करा, आई को ऐसे रहने दिया, इसको अंदर ले गया, डेरिवेटिव वाले टर्म को अंदर ले गया, तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आई क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, कितना आ जाएगा ए क्रॉस आर। जहां पर समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना एकदम कि यहां पर प्रॉब्लम है करके, ठीक है? जहां पर समझ में नहीं आया वहां पर तुरंत पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो आई आपके पास ऐसी आ गया, ठीक, इसमें जरा देखो, अब ये देखो ए क्रॉस आ रहा है, जब भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है ना, आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि क्रॉस वाले में, क्रॉस जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट हो, क्रॉस में आपका डेरिवेटिव हो रहे हो, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता, ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब ए क्रॉस आर ही रहना चाहिए, आर क्रॉस ए नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंशिएट होंगे, ये भी डिफरेंस एक्स के लिए ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, देखेंगे किस तरीके से बदलने, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा। चलो देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, ये आई को ऐसे रहने दीजिए, यहां क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे रहने दीजिए, यहां ब्रैकेट लगाइए, क्रॉस का साइन इसी, इसमें रूल लगा लीजिए, डेल ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक, क्रॉस आर वेक्टर, फिर क्या आएगा प्लस आएगा, फिर क्या करेंगे ए क्रॉस ए ऐसे रहेगा, ये कितना आ जाएगा डेल आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक, ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर अगर हम बात करें समीशन ऑफ आई, कितना आएगा आई क्रॉस, अब जरा बताइए मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताना, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा बताओ? ए वेक्टर पता है ना क्या है, ए वेक्टर हमारे पास कैसा वेक्टर जरा कांस्टेंट वेक्टर है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 क्या थी जरा बोलो के कैप, ये हमारे पास क्या था जरा बोलो, ये कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर। जब मैं x के टर्म में इस पूरे वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा जरा बोलो, जीरो आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, जीरो आएगी, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा जरा बोलो, जीरो आ जाएगा, ये समझ में आता, ये वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, प्लस कितना आएगा ए वेक्टर क्रॉस, ये कितना आएगा इसको भी देख लेते हैं, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल बाई आपके पास डेल एक्स, आर का मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप आएगा, देखो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन कितना होगा जरा बोलो 1, तो कितना आएगा आई कैप, वाई और जेड के सब कितने हो जाएंगे जीरो, तो डेल आर बाई आपका डेल एक्स अगर आप सॉल्व करोगे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पता चल जाने चाहिए कितना आएगा जरा बोलो आई कैप, तो यहां पर कितना लिखूंगा जरा बोलो आई कैप लिखा जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसी रहेगा, बाहर से ब्रैकेट ऐसी रहेगा। चलिए तो यहां से कितना आ जाएगा, ये यहां से सॉल्व करेंगे, समीशन ऑफ आपके पास आई कितना आ जाएगा, आई क्रॉस, ये कितना आ जाएगा ए क्रॉस, कितना आ जाएगा जरा बोलो आई कैप, ये आएगा वेक्टर। अब यहां पर जरा देखो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया तो इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमें सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हमने लिखा समीशन ऑफ आई, ठीक है, इसको बाहर लिखेंगे सबसे पहले, इसको कहां लिखेंगे जरा बोलो, बाहर लिखेंगे, ठीक, मैंने ए वेक्टर को बाहर लिख दिया, ए डॉट आपके पास आई डॉट आई, क्या लिख दिया आई डॉट आई, फिर माइनस किसको बाहर लिख दिया, इसको बाहर लिख दिया आई आई कैप को, फिर किसके भी इसके बीच और इसके भी डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे, आई कैप डॉट ए वेक्टर, ये आ गया, ठीक, इस तरीके से, ठीक, क्या लगा दिया हमने, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, समेशन ऑफ आई, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट को सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना आ जाएगा ए वेक्टर आ जाएगा, आई डॉट आई कितना होता है 1 माइनस आई कैप, अब बताओ आई कैप डॉट ये कितना आएगा, आई कैप डॉट ए वेक्टर, अगर आप इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो अगर मैं ए वेक्टर डॉट आई कैप करूं कितना आएगा, यहां से जरा देखो, देखो आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो, तो कितना आ जाएगा ए1, आएगा नहीं आएगा, तो यहां से क्या लिख देंगे ए1 लिख देंगे, समझ में आई बात? अब जरा देखो आप पूरा सॉल्व हो चुका है, ये पूरी मैथ्स हो चुकी है आई वाले कंपोनेंट के लिए, किसके लिए, आई वाले कंपोनेंट के लिए। जब मैंने आई वाला कंपोनेंट सॉल्व कर रहा हूं ना, तो उसमें आ क्या रहा है, ए वेक्टर माइनस आई कैप ए1 आ रहा, ऐसे मुझे बताओ अगर मैं तीनों को सॉल्व करता तब क्या आता, दूसरे वाले जे वाले के लिए भी क्या आएगा, ए वेक्टर ए2 जे कैप, के वाले कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, अगर मैं सिर्फ के वाला कंपोनेंट सॉल्व कर रहा था, ए वेक्टर के कैप ए1, आता नहीं आता, तो मैं अगर तीनों को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा जरा देखो,
A1 वेक्टर लिखूंगा, A1 आई कैप लिखूंगा, इसका मतलब समीशन हटा दिया, आप तीनों लिखे जाएंगे एक साथ, क्योंकि मुझे पता चल गया तीनों किस तरीके से चलेंगे। दूसरा वाला कैसे आएगा फिर, मतलब A2 जे कैप आएगा, और तीसरा वाला कैसे आएगा, ए वेक्टर कितना आएगा जरा बोलो, A3 के कैप। ये आएगा टोटल, ये क्या आएगा जरा बोलो, टोटल आ जाएगा हमारे पास। ये मैं समझ में आ गया। अच्छा जरा देखो, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर कितना आ गया, ये 3 ए वेक्टर आ गया, A1 आई कैप माइनस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इसको तो ऑलरेडी हम जानते हैं, 3 ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो कितना आ गया, 2 ए वेक्टर आ गया। मुझे जो लगता है वो ये इजी मेथड है, इसमें हाँ थोड़ा बहुत वेक्टर अलजेब्रा है, थोड़ा इक्वेशन वगैरह लग रही है, लेकिन वो डिटरमिनेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ तो, क्या ये मेथड समझ में आया? बताइए, कहीं पर इश्यू है तो वो भी बताइए। चलो फिर ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट तरीके, मतलब हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को सॉल्व करके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे आइडिया आ जाता है, जैसे मुझे पता चलेगा आई वाला कंपोनेंट ऐसे चल रहा है, तो फिर वैसे जे वाला चलेगा, फिर वैसे के वाला चलेंगे। तो मैंने ये आई वाला है, फिर जे वाला है, फिर के वाला, क्योंकि आई के बाद फिर जे आएगा, फिर के आएगा, तीनों कंपोनेंट एक साथ ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। ठीक है, ये और कुछ नहीं, मैथ्स को थोड़ा रिड्यूस कर देती है, और कुछ नहीं मेथड। चलिए, तो दूसरी आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है इसी मेथड से कर रहे हैं, मतलब वैसे तो होने को तीसरी प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है जरा बोलो, इसकी वैल्यू पता करनी क्या होगी करके। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आर वेक्टर, दूसरा है 2r वेक्टर, तीसरा है 0, चौथा है आपके पास माइनस ऑफ 2r वेक्टर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, r की पावर n r वेक्टर लिख देना, r की पावर n r वेक्टर। तो करें फिर सेम मेथड से, वैसे पता होगा आपको ये कितना आता है, करके पता है कितना आता है वैसे, 0 आता है, आता है नहीं आता है, कितना आता है 0। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास, आप ऐसा सब बोल सकते हो, फंक्शन है, इंपॉर्टेंट वेक्टर फंक्शन है ना, ए वेक्टर इक्वल टू आर की पावर एन आर आर वेक्टर। बताऊंगा क्यों है करके भी बताऊंगा, टेंशन नहीं, अभी डिस्कशन करेंगे इसके बाद। देखो, करते हैं उसी मेथड से करते हैं जिस मेथड से हमने डिस्कस किया था। कर्ल ऑफ अगर हम बात करें, हमारे पास आर की पावर एन आर वेक्टर है, हमारे पास क्या आर की पावर एन आर वेक्टर है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका मतलब है कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर। ठीक, यह आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और आपके पास ये पूरा का पूरा समझ में आता है ऐसे करके, है ना, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, फिर क्या है के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, टेंशन नहीं, इनटू आर के पावर एन आर वेक्टर, ये हमारे पास है। मैंने क्या बोला, हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, बाकी को रहने दो। किसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस वाले को, आई वाले को। इसको मैंने लिख दिया आई कैप डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, क्रॉस क्या लिख दिया, आर की पावर एन आर वेक्टर लिख दिया, समेशन लगा दिया। बाकी जी और आपके पास के वाले को क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जैसे आई चलेगा वैसे जे चलेगा, वैसे के चलेगा, इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, एक पता चल जाए बस वो क्या कैसे चलना है करके। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब क्या बोला था मैंने, एक काम करते हैं, ये डेल बाय डेल एक्स अंदर ले जाते हैं, आई कप को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये आई ऐसे रहा,
इसको आई क्रॉस ऐसे रहने दो, डेल बाय डेल एक्स आर की पावर एन आर वेक्टर लिख दिया से समझ में आई बात। अब क्या कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फिर से। आई क्रॉस कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव अगर करूंगा तो नॉर्मल सी बात क्या आएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन, डेल आर बाई कितना आएगा, डेल एक्स आ जाएगा, आर वेक्टर ऐसे रहेगा, फिर कितना आएगा प्लस, फिर क्या करेंगे, आर की पावर एन ऐसे रहेगा, फिर कितना आएगा, डेल आर बाई आपके पास कितना आ जाएगा, डेल एक्स, यही आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा, ये समझ में आता है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगी है स्मॉल वाला। अब अगर हम बात करें समेशन ऑफ, अगर हम बात करें आई, कितना आ जाएगा, आई क्रॉस, कितना आ गया, आई क्रॉस देखो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमने प्रीवियस क्लासों में बहुत बार डिस्कस कर ली है, अब ये वो टाइम नहीं रहा है कि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको कि इसकी वैल्यू कितनी होती है करके, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली। अभी हमने डेल आर बाय डेल एक्स भी निकाला था, कितना आया था, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, जरा बोलो, आई कैप आई थी, नहीं आई थी, अब वो भी हम बार बार निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, ठीक है, अरे वही तो कैलकुलेट करने लगेंगे तो बार बार फिर कैसे काम चलेगा। अब एक काम करिए, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा जरा देखते हैं। समेशन ऑफ अगर हम बात करें कितना आ जाएगा, आई वाले कंपोनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा आई क्रॉस, देखो एक काम करो, आर की बार इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन, ये आ जाएगा एक्स आर की पावर एन माइनस टू, क्यों, आर की पावर माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो आपके पास माइनस टू हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, आर वेक्टर प्लस ये कितना आ जाएगा, आर की पावर एन आर वेक्टर आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर कर लेते, ठीक है। अब जरा देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा एन एक्स आर की पावर एन माइनस टू आई क्रॉस आर वेक्टर आ जाएगा, आएगा, फिर कितना आएगा ये, अगर इसके साथ अगर सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा आर की पावर एन, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आई क्रॉस कितना आ जाएगा, आर वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहां पर हमारे पास क्या था, ये आई कैप था ना, तो हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर आई कैप आना चाहिए था, आई कैप, तो कितना हो जाएगा ये, आई कैप क्रॉस आई कैप, अब सही है, देखो यहाँ आई कैप था, ये आई कैप, यहां मैंने आई कैप लिख दिया, तो कितना आएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, जरा बोलो, जीरो हो जाएगा, तो यहां से हमें कितना मिलेगा, आई आपके पास कितना आ जाएगा, एन एक्स की वैल्यू आपके पास आर के पावर एन माइनस टू, ये आ जाएगा आई क्रॉस आर वेक्टर आ जाएगा, यही आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक, ये आ रहा, तो ये हमें समझ में आ गया कि आई वाले कंपोनेंट को जो सॉल्व करने के बाद हमें जो आपको बात देखने को मिला है, वो कितना देखने को मिला है, एन एक्स की पावर एन एक्स आर की पावर एन माइनस टू आई क्रॉस आर। क्या ऐसा ही वाई और जेड वाले को भी सॉल्व करने पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखने की कोशिश करिए किस क्या आता है करके, एक लाइन में फटक से उसको भी समझ लेते हैं, मुझे बताइए, बोलो, क्या इसको एक्सपेंड करके लिख दूं तीनों कंपोनेंट, अब तीनों कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या आएंगे, बोलो, यह आ जाएगा एन एक्स की पावर आर की पावर एन माइनस टू, कितना आ रहा है, आई वाला कंपोनेंट आया था, आई क्रॉस आर आया था, प्लस फिर क्या आएगा, एन वाई आर की पावर एन माइनस टू, कितना आएगा जरा बोलो, आई क्रॉस क्या आ जाएगा, जरा बोलो, जे, दूसरा वाले में क्या आएगा, जे क्रॉस कितना आ जाएगा, आर, फिर कितना आएगा, एन जेड, अरे ज्यादा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे उसको, यहां लिख देंगे, ठीक है, एन एक्स आर की पावर एन माइनस टू आई क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, फिर कितना आ रहा है, एन वाई आर की पावर एन माइनस टू, यहां वाई आ जाएगा ना दूसरे वाले में, फिर कितना आएगा, जे क्रॉस आर, ठीक, फिर कितना आ जाएगा, एन जेड आर की पावर एन माइनस टू, जी कितना आ जाएगा, के कैप क्रॉस आर, ये आ जाएगा, बोलिए सभी में कॉमन क्या है, एन आर की पावर एन माइनस टू, सभी में कॉमन है, अंदर आएगा एक्स आई कैप क्रॉस आर, फिर क्या आएगा, वाई जे कैप क्रॉस आर, वाई इंटू जे कैप क्रॉस आर आएगा, फिर कितना आएगा, जेड के कैप क्रॉस आर, ये आएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से समझ में आ जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस टू कितना आ जाएगा, देखो आर कैप आर वेक्टर तीनों में से कॉमन, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, कॉमन कितना आ जाएगा, क्रॉस आर वेक्टर आएगा, तो एन आर की पावर एन माइनस टू, ये क्या है जरा बोलो, आर वेक्टर क्रॉस क्या है जरा बोलो, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आर वेक्टर बनेगा ना, आर क्रॉस आर कितना हो जाता है, जीरो,
तो ये अगेन कितना आ जाएगा 0, अगेन कितना आ जाएगा 0। क्या ये समझ में आया? बताओ तो। हम सिर्फ आई वाले कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, उससे पता करेंगे आई कैसे चल रहा है। जैसे आई चलेगा वैसे ही जे चलेगा, वैसे ही के चलेगा। बस आई की जगह जे आ जाएगा और फिर क्या के बाद जहां पर आई आ रहा होगा वहां पर के आ जाएगा। तीनों कंपोनेंट को फिर ऐड करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक को सॉल्व किया था ना। ऐसे ही फिर जे वाला को भी ऐड करना पड़ेगा, के वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। क्या लगता है इससे मैथ्स आसान होगी? देखो आपको वहां पर टाइम नहीं है ना लंबे लंबे आपको करने के, तो जो बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज आ रही है उसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका हम ऐसे कर सकते हैं। एक दो और बता देता हूं मैं आपको, आइडिया आ जाएगा जिससे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑलरेडी आपको पता है, जीरो पता ही है। ठीक है, नोट करके देखो। हमें पता था कर्ल ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, मतलब ये कोई वेक्टर फंक्शन है नहीं है। पहली बात हमें समझ में आता है, ये जो भी है एक वेक्टर फंक्शन है। और इस वेक्टर फंक्शन की वैल्यू क्या है? आर की पावर एन आर वेक्टर। ठीक है, जो भी ध्यान में रखना, जो भी वेक्टर फंक्शन आर के टर्म में लिखे जाते हैं, आर की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, उन सभी का जो कर्ल होता है जीरो होता है। जैसे अगर आपसे बोलो ना, बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का कर्ल अगर आप निकालोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप कर्ल निकालोगे, जैसे पता ना ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे होता है, क्या होता है वो? अब के बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनके कर्ल कितने आते हैं? जीरो आते हैं। कितने आते हैं? जीरो। क्यों? क्योंकि ये किस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है ये ध्यान में रखना, ये कंजर्वेटिव। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है जरा बोलो? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कौन? आर की पावर एन आर वेक्टर। ये ध्यान में रखना। ठीक है, और इस टाइप के सभी फंक्शन के, जैसे फोर्स हो गया, ये कौन सा? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, इट इज ऑल्सो वेरी, आपके पास के बाय आर स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करता होगी। इन सभी का कर्ल कितना आता है? जीरो। ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इससे ट्राई करने की कोशिश करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको? डायवर्जेंस ऑफ। ठीक है, डायवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या आएगी करके? ऑप्शन में आपको दे देता हूं। यहां कोई साइन नहीं है, पता है ना, यहां साइन है, दिख रहा होगा। डॉट यहां है और फिर उसके बाद डॉट यहां है। ठीक, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या है? आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर कैसा? कांस्टेंट वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है? कांस्टेंट वेक्टर है। पहला आपके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन वही है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दूसरा आपके पास जीरो। तीसरा आपके पास टू आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और चौथा है फोर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन है। ट्राई करिए और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैंने कैसे सॉल्व करना है अभी आपको बताया था। बस थोड़ा मैथ से होगी और कुछ नहीं होगा। चलिए,
तो सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू पता करनी है, तो ये समझ में आता है हमें। कैसे करेंगे, देखिए हम सिर्फ कौन से कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, आई वाले को। कौन से कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, आई वाले को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स, इसके इसके किसको उठाना है, सिर्फ आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। डॉट ऐसी रहेगा, डॉट डॉट की जगह पर रहेगा, फिर क्या आएगा आर वेक्टर, फिर क्या आएगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आएगा ऐसे ही, ठीक। ये कैसे आएगा, ऐसे के ऐसे ही। अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला था, इसके बाद क्या करना होता है, आई कैप को ऐसे रहने दो, अंदर ले जाओ इसको, आई कैप को अंदर, इसको अंदर ले जाओ डेरिवेटिव वाले टर्म को। डेल बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। ये अब क्या करोगे, देखो तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर को आप क्या करोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों को ऐसे रहने दोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों को ऐसे रहने दोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इन दोनों को ऐसे रहने दोगे। तीन बार होंगे। आपके दिमाग में थॉट रहा होगा क्या, एक बार सर इसको, फिर इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, कैसे कर लो, बात एक ही आनी है। चाहे तीन को एक एक करके अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इसको एक अलग मान लो और इसको अलग मान लो। समझ में आई बात। चलिए तो क्या करेंगे फिर, यहां से अगर हम बात करें समीशन आपके पास आई कितना आएगा, आई कैप डॉट, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, डेल आर बाय डेल एक्स, ठीक है। यहां ब्रैकेट लगा दे रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा फिर आर डॉट ए वेक्टर, ठीक। फिर क्या आ जाएगा जरा बोलो, ये ऐसी रहेगा, कौन सा, ये वाला ऐसी रहेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा फिर इसका, ये क्या है जरा बोलो, ये टर्म है हमारे पास, ब्रैकेट लग जाएगा, डेल आर भाई आपके पास डेल एक्स डॉट कितना आ जाएगा, ए वेक्टर। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा डेल ए वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये आ जाएगा, ठीक। ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया तीनों को। एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, ये दोनों ऐसे रहे, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, आप प्रोडक्ट रूल भी लगा लीजिए, यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा बोलो ये टर्म कितना आ जाएगा, जरा बोलो ये टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बोलो जीरो। क्यों जीरो आएगी, क्योंकि ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहां से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आई कितना आ जाएगा, आई कैप डॉट डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, आई कैप थी, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको ऐसे रहने दीजिए, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ऐसे रहने दीजिए, प्लस आर वेक्टर डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, आई कैप आई थी डॉट ए वेक्टर, ये ऐसे आएगा, ठीक। फिर कितना आ जाएगा, ये टर्म तो ऑलरेडी जीरो हो गया है, ठीक है। डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई कैप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आई कैप। अब एक काम करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए और आपके पास क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या आ जाएगा फिर जरा देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, समीशन ऑफ, अगर हम बात करें समीशन ऑफ आई, अंदर मल्टीप्लाई करिए आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि ये तो पूरा स्केलर टर्म है ना, क्यों, ये तो पूरा स्केलर टर्म हो गया ना, ये तो पूरा स्केलर हो गया, तो आई कैप डॉट क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना आ जाएगा, फिर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आ गया। फिर क्या आएगा, इस आई कैप से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, दिख रहा है, ऊपर हो गया, ज्यादा इरेज कर देते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ आपके पास आई कितना आएगा, आई कैप डॉट आई कैप आएगा, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर कितना आएगा, अच्छा इनटू एक साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस कितना आएगा, प्लस फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई कैप डॉट आर वेक्टर, और ये तो ऑलरेडी आई कैप डॉट ए वेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है ही, ये तो लगा है ही। बोलो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, यहां से ये कितना आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना आ जाएगा, जरा बोलो वन, कितना आ जाएगा, आर कैप डॉट ए वेक्टर, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बताइए वन हो जाएगा, प्लस आई कैप डॉट आर वेक्टर हमारे पास था ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरा देखो, आर वेक्टर क्या था हमारे पास, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। तो यहां से मैं जब आई कैप डॉट आर वेक्टर करूंगा तो ना, तो ये और ये तो जीरो हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ एक्स से तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे एक्स। और जब मैं क्या करूंगा जरा बोलो, ए वेक्टर के साथ करूंगा, ए वेक्टर हमारे पास था ए वन आई कैप, ठीक है, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप, जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लाऊंगा किसका, आई का, तो कितना आएगा, सिर्फ ए वन रह जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वन आएगी, इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, जरा बोलो ए वन। तो सिर्फ आई वाले कंपोनेंट को सॉल्व करके ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है। अब जे वाले को सॉल्व करेंगे फिर कितना आ जाएगा,
यहाँ आएगा y के पाए, यहाँ y आएगा, यहाँ a2 आ जाएगा, ये तो आएगा आएगा। फिर z वाले के लिए क्या आएगा, r डॉट a के पाएगा, r वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा प्लस z इंटू a3 आ जाएगा। तो तीनों कंपोनेंट को फिर डायरेक्टली ऐड करके लिख दिया जाएगा। तो क्या आएगा फाइनली, इसको इरेज करके फटक से लिख देते हैं। चलिए, तो अगर हम बात करें क्या आएगा, हमारे पास आएगा r वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा प्लस आया था x इंटू a1 आया था। y वाले को सॉल्व करोगे कितना आएगा, r वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा, फिर कितना आएगा जरा बोलो, ये आएगा प्लस y इंटू कितना आएगा, a2 आएगा, फिर कितना आएगा r वेक्टर डॉट a वेक्टर, कितना आएगा z a3 आएगा। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं, r वेक्टर डॉट a वेक्टर, r वेक्टर डॉट a वेक्टर, r वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3r वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा, कितना आएगा x a1 आ गया, y a2 आ गया और आपके पास z a3 आ गया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ गया 3a वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस कितना आ गया, ये भी तो a वेक्टर डॉट r वेक्टर ही है नहीं, तो कितना आ गया 4a वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा, ये r वेक्टर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा 4 हुआ। बताइए कहीं पर इश्यू है तो ये भी बताइए, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही ये भी बताइए। ठीक है, कैसे करना है समझ में आया, सिंगल कंपोनेंट को लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, 2-3 प्रॉब्लम करा के दिखा दी हैं। अब आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहां से आगे। ठीक है, ट्राई करना, एक दो बार आइडिया आ जाएगा, बस जो कहा उन बातों का ध्यान में रखना। इसको हटा देते हैं, फिर हटा दें इसको। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, कुछ मिक्स प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ लिखना, इफ r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, r वेक्टर की वैल्यू है, एंड r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r, ये गिवन है। ठीक, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई r इज, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई r आपसे बोला क्या होगा करके, पहला ऑप्शन है फाई r ऑफ r वेक्टर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फाई r डिवाइडेड बाय r ऑफ r वेक्टर, तीसरा है फाई डैश r डिवाइडेड बाय r ऑफ r वेक्टर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है। चलिए ट्राई करिए, ग्रेडियंट फाई आर निकालने की कोशिश करिए, जो बेसिक रूल है वही अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं करना है, ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करो। तो कैसे करेंगे फिर देखिए, ठीक है, डैश मतलब तो समझते होगे ना, डैश मतलब डेरिवेटिव है, डैश मतलब क्या है, डेरिवेटिव, ये तो समझ में आता ही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई आर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा आई डेल बाय डेल एक्स, सिंगल कंपोनेंट को सॉल्व करके भी कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक, डॉट हमने क्या कर दिया, फाई आर कर दिया, क्या कर दिया, फाई आर। तो अगर हम बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, जरा बोलो, एक बार इसके साथ डेरिवेटिव का, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो कितना आएगा आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई आर आ जाएगा, फिर कितना आएगा जे डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई आर आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा के कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, फाई आर। देखो फाई आर का फंक्शन है, फाई किसका फंक्शन है, आर का, तो कैसे होगा, सबसे पहले फाई का होगा, फाई का कितना होगा, फाई डैश आर हो जाएगा,
फिर आर का दोबारा होगा तो कितना आएगा डेल आर बाई डेल एक्स जी। पहले किसका होगा फाइव का होगा तो फाइव डैश कितना हो जाएगा आर, फिर डेल आर का क्या होगा डेल वाई होगा, फिर कितना आएगा के कैप, फिर पहले किसका होगा जरा बोलो फाइव डैश आर होगा, फिर किसका होगा डेल आर बाई डेल जेड, आर का दोबारा होगा जेड के रिस्पेक्ट में आई। सभी में से कॉमन क्या है फाइव डैश आर कॉमन है, सभी में से कॉमन क्या है जरा बोलो फाइव डैश आर, सभी में क्या है कॉमन है फाइव डैश आर कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है एक्स बाई आर आई के पास जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है वाई बाई आर जे के पास जाएगी, इसकी वैल्यू जेड बाई आर क्या आ जाएगी के कैप। ठीक, तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं फाइव डैश आर अगर आप समझ पा रहे हैं तो कितना आ जाएगा आर सभी में से कॉमन लिख लीजिए, कितना आ जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप और ये आएगा जेड के कैप, ये आएगा आएगा। ये क्या है ये है फाइव डैश आर डिवाइडेड बाय आर, कितना आ जाएगा ये आर वेक्टर, कितना आ जाएगा आर वेक्टर, विच इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जरा बोलो ऑप्शन 3, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3 या सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखिए। चलो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे चीजों को। आपने उसमें पढ़ा होगा डिफरेंशियल में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा, क्या है जरा सुनना। जैसे फाइव इक्वल हमारे पास सपोज के लिए एक्स वाई जेड एक फंक्शन है, सपोज के लिए फाइव इक्वल हमारे पास क्या जरा बोलो एक्स वाई जेड एक फंक्शन है, नोट कर लो आप, नोट कर लो, नोट नहीं किया होता तो बता दिया करो, आराम से नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फाइव इक्वल टू क्या है जरा बोलो एक्स वाई जेड, तो मैंने इसको सबसे पहले एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट किया, किसके टर्म में डिफरेंशिएट किया एक्स सुनते रहना एंड में निकलेगा कंक्लूजन। मैंने कहा हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है अभी एंड में पता चलेगा, ठीक है आपने पढ़ा भी हो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो y इंटू जेड आ जाएगा, कितना आएगा y इंटू जेड, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। फिर से मैंने ये जो आया है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में, जैसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा z, तो ये क्या आ गया डेल इंटू डेल, इसको डेल स्क्वायर बोल देंगे 5, ये आ गया डेल वाई डेल एक्स, कितना आ गया जरा बोलो ये आ गया हमारे पास z, कितना आ गया जरा बोलो z। इसी तरीके से अब इसी प्रोसेस को उल्टा करते हैं, मैंने सबसे पहले x के टर्म में डिफरेंशिएट किया था, अब y के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो रहा है ना इसका मतलब हम पूरे फंक्शन को पहले ये जो 5 है पहले x के टर्म में डिफरेंशिएट हुआ फिर y के टर्म में, अब उल्टा करते हैं। सबसे पहले मैंने किसके टर्म में डिफरेंशिएट किया है y के टर्म में, उल्टा करा, y के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा x और z आ जाएगा, फिर मैंने किसके टर्म में डिफरेंशिएट किया x के टर्म में डेल फाइव बाई डेल y को, तो यहां से कितना आ जाएगा x के टर्म में ये आ जाएगा फिर से z, तो फिर से डेल स्क्वायर बाई 5 डेल एक्स से डेल वाई अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर से कितना आ रहा है जेड आ रहा है, फिर से कितना आ रहा है जरा बोलो जेड। क्या समझे इससे, ये समझे ये कंक्लूजन निकला डेल स्क्वायर 5 डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर 5 डेल एक्स डेल वाई होता है। ये समझ में आई बात, कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई फाई अगर स्केलर फंक्शन है, फाई अगर एक स्केलर फंक्शन है तो उसका हम जब आपके पास पहले एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करें फिर वाई के टर्म में करें, या पहले y के टर्म में करें फिर x के टर्म में करें, ये दोनों की जो वैल्यू होती है सेम होती है फॉर एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, लेकिन वो इस रूल को क्या करता है फॉलो करता है। समझ में आई बात, आगे जाके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है हटा दें, लिख देने आपके पास ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है आपने डिफरेंशियल में, ठीक है चलिए तो क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5, ठीक है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन आप बोल सकते हो। पहला ऑप्शन है इसका 5, ठीक है दूसरा ऑप्शन है आपके पास ग्रेडियंट ऑफ 5, ठीक है तीसरा ऑप्शन है आपके पास 0, चौथा ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, ठीक है
ये पता है आपको, ठीक है। सी जी क्या बोलते हैं, सी जी। इस सी जी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, जीरो। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा कितना होता है किसी भी स्केलर फंक्शन का, कितना आता है जरा बोलो, जीरो। कैसे आता है समझ लेते हैं फटक से एक बार। देखो अगर हम बात करें कर्ल, अगर हम बात करें यहां से हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ, आपके पास क्या है जरा बोलो, ग्रेडियंट ऑफ फाई है ऐसा ही तो है, इसको हम समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लिखने की कोशिश करें, कितना आएगा, आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, जे डेल बाई डेल वाई। शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, लॉन्ग से भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप हुआ, फिर क्या हुआ, डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप, फिर डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, ये हुआ। डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आएगा। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको आई लिख दीजिए, इसको जे लिख दीजिए, इसको के लिख दीजिए। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। यहां से कितना आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल वाई आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल जेड आ जाएगा, यही आएगा। अब इनको सॉल्व करो धीरे धीरे करके, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहे हैं करके। अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो कितना आएगा, या आई के बाहर लिखोगे कितना आएगा, ये डेल, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, डेल स्क्वायर कितना आएगा, ये डेल वाई डेल जेड, ठीक है, माइनस कितना आएगा, डेल स्क्वायर फाई कितना आ जाएगा, ये डेल वाई, यहाँ कितना आ जाएगा, डेल जेड ऑलरेडी है तो कितना आ जाएगा, डेल वाई है। अच्छा इसमें मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करें तो डेल जेड कहाँ जाएगा, बाहर, और ये कितना आ जाएगा, डेल वाई, ठीक। फिर इसको अगर हम माइनस ऑफ जे कैप अगर लिखूंगा तो ये रो, ये कॉलम क्लोज हो जाएगी, कितना आ जाएगा, डेल बाई हमारे पास डेल एक्स कितना आएगा, डेल फाइव बाई हमारे पास डेल जेड आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, डेल बाई डेल जेड। स्क्वायर में भी लिख सकते हो डायरेक्टली, एक ही बार में भी लिख सकते हो स्क्वायर करके, डेल स्क्वायर कितना आ जाएगा, फाइव कितना आएगा, डेल एक्स, फिर कितना आएगा, के कैप आएगा। फिर सर उसी रूल को फटक से लिख लीजिए, ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगी, कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स से डेल वाई आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा, ठीक। अब ऑलरेडी मैं भी आपको एक बात बताया था, क्या बात बताया था, डेल स्क्वायर फाइव जो भी फंक्शन होगा, डेल वाई डेल जेड, डेल स्क्वायर फाइव डेल जेड डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये आपस में भी इक्वल होते हैं, ये आपस में भी इक्वल होते हैं, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और जीरो होगी तो समझ में आता है आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी की तरह एक और आपके पास आइडेंटिटी होती है, इसको सीजी बोलते हैं, सीजी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो होता है जीरो होता है। एक होता है डीसी, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डीसी। दूसरा एक और हमारे पास टर्म होता है, ठीक है, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन हमारे पास है ए वेक्टर, दूसरा है आपके पास ए, तीसरा ऑप्शन है जीरो, चौथा ऑप्शन है आपको नन ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आती है जरा बोलो, जीरो। इस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से जो आपको पता है, डीसी बोलते हैं, डी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन कितना आता है, जीरो। कर लो सॉल्व, आपको आइडिया आ जाएगा। ए वेक्टर को सिलेक्ट कर लो, कितना कंसिडर कर लो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड आपके पास क्या, के कैप, कर सकते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना मतलब आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। यहाँ कितना आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, आई कैप कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, डेल बाई आपके पास डेल बाई ऑफ ए जेड, ठीक है, डेल बाई डेल जेड, ठीक है, डेल जेड ऑफ ए वाई, ठीक है, माइनस आपके पास जे। अब इनको जीरो मत कर देना डायरेक्टली, जेड ए जेड मतलब जेड कंपोनेंट है, जेड के अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जे अगर ये रो और ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगी, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए जेड आएगा, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए एक्स आएगा, फिर कितना आएगा, के कैप आएगा, ये रो ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो कितना आएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए वाई आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स आ जाएगा। फिर क्या डिफाइन करना है, इसका डाइवर्जेंस डिफाइन करना है, डाइवर्जेंस डिफाइन कर देते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन,
डाइवर्जेंस मतलब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना है जरा बोलो, इसके साथ, डेल के साथ। डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाना मतलब इस पूरे को डेल बाय डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाय डेल वाई ऑफ ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए वाई आएगा। आएगा फिर कितना आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाय डेल वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए जेड आ जाएगा माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए एक्स आ जाएगा। ठीक, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल बाय डेल जेड ऑफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जरा बोलो, जेड से। कितना आएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए वाई आ जाएगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ कितना आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। यहां से अगर हम बात करें तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यहां से ये आएगा डेल स्क्वायर ए जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर ए वाई, देख रहा ऊपर चले गया वो, डेल स्क्वायर ए वाई डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डेल एक्स डेल जेड प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो डेल स्क्वायर ए जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स डिवाइडेड बाई डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ऐसी फिर कितना आएगा, डेल कहीं पर गलत होगा बताना, हाँ, डेल स्क्वायर ए वाई डिवाइडेड बाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स कितना आ जाएगा, डेल जेड और डेल वाई। कल लिख दिया मैंने, ऐसे आ रहा कुछ, ऐसे आ देखो ये क्या है, डेल स्क्वायर ए जेड, कहीं और भी होगा, ये आपके पास जरा देखो डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स ए जेड, तो ये दोनों तो ये दोनों जीरो होंगे क्या, नहीं होंगे। मैंने कौन सा टर्म सॉल्व किया था, ये था, एक मिनट, हाँ, डेल बाय डेल वाई ए जेड, ये डेल वाई, अच्छा ये वाला टर्म नेगेटिव होगा ना, गलती से पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव, और ये वाला टर्म कैसा होना चाहिए, अंदर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गलती से लिख दिया, तो ये टर्म कैसे हो जाएंगे, जीरो। फिर कितना आएगा, डेल स्क्वायर ए वाई डेल एक्स डेल जेड, डेल स्क्वायर ए वाई डेल जेड डेल एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये डेल स्क्वायर ए एक्स डेल वाई डेल जेड, और ये आपके पास डेल, ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों, अभी आइडेंटिटी बताई थी, तो सब कितना हो जाएगा, जीरो, सब कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हाँ साइन ठीक हो गया, ठीक है, चलिए चलें तो ये हो चुका है। अब इसमें कुछ बातें अगर हम समझना चाहें समझ सकते हैं कुछ बातें। पहली बात क्या है जरा सुनना, नोट करके आप इन बातों को लिख सकते हो। नोट क्या है, देखिए पहला नोट क्या है, हमने ये देखा कि जो हमारे पास क्या था, सीजी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन क्या था, जीरो था। फटाफट जरा सुना, 5-10 मिनट की बातें फटाफट समझ लेते हैं। ये था, ठीक, ये किसके लिए डिफाइन होता है, स्केलर फंक्शन के लिए, ऑलरेडी आपको बताई है। इन जनरल अगर हम इसको लिखना चाहें, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जरा बोलो, जीरो। ये है इन जनरल। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखें ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जहां आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अगर हम बात करें आर के साथ वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में चले जाएं, यानी कि जहां चार्ज रेस्ट पे रहता है, आप ऐसा बोल सकते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा जरा बोलो, डेल क्रॉस ई अगर हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब समझ में आता है जहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r² के फॉर्म में वेरी करेगा, तो उसका कर्ल कितना आएगा जरा बोलो, कर्ल कितना आएगा, जीरो आएगा। कर्ल कैसा आएगा जरा बोलो, जीरो। ये कौन सी सिचुएशन में लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में लिखा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास में। अगर आप बात करोगे मैक्सवेल इक्वेशन में, और अगर आप चलोगे अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, फिर वहां ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये भी आपको पता है। ये सिर्फ किस सिचुएशन में लिखा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में, ये समझ में आना चाहिए। जब आप कंपेयर करोगे ना, कंपेयर करने पर आपको क्या दिखेगा, कंपेयर करने पर आपको ये दिखेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई दिखेगा, ग्रेडियंट ऑफ क्या दिखेगा, फाई, कंपेयर करोगे तो ये रिलेशन दिखेगा। लेकिन इस रिलेशन में यहां नेगेटिव साइन लगाया जाता है। नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है, उसका रीजन मैं बताता हूं। ये रिलेशन एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नेगेटिव साइन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है,
क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, करेगा नहीं करेगा? कोई भी चीज कहां फ्लो करती है इन जनरल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए आपके पास ये साइन लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है करके। ये बात समझ गए? ये क्या आपको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये साइन इसलिए लगाया गया, समझ में आई बात? बोलो। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको कई बार देखने को मिलेगी, डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए भी आती है, और मतलब डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो, जिनका कर्ल जीरो होता है इस फील्ड को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। और इसको हम लेमिनार फील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमिनार फील्ड भी बोलते हैं। इसी को हम एक और बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको हम इरोटेशनल फील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फील्ड भी बोला जाता है। ये सब इसी के नाम है, ये ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट थोड़ी कर रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो कैसा करता है, फ्लो एक डायरेक्शन में। तो इसको लेमिनार फील्ड भी बोलते हैं, लेमिनार फील्ड भी बोलते हैं, रोटेशन फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, सब इसी के नाम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, आपको ये बताने का है कि अगर किसी का कर्ल अगर जीरो आ रहा है उसको हम ग्रेडियंट ऑफ फाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये समझ में आ रही है? किसी फंक्शन का कर्ल अगर जीरो आ रहा है, उस फंक्शन को यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पर हम ऐसा भी अगर मेरे पास है ना, ये भी अगर जीरो आ रहा है ना, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूं। ये जो वेक्टर फंक्शन है, इस वेक्टर फंक्शन को ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं, इफ एनी वेक्टर फंक्शन आपके पास, अगर किसी वेक्टर फंक्शन का अगर कर्ल जीरो आता है, उस वेक्टर फंक्शन को कर्ल ऑफ उस वेक्टर फंक्शन को ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये ध्यान में रखना, समझ आ रहा? किसी का कर्ल अगर जीरो आ रहा है तो कंपेयर करके इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, या फिर आपके पास इसको और इसको कंपेयर करिए। उसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहां पे लिख दूं, इफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन is zero, then this can be expressed as gradient of scalar function। किसी स्केलर फंक्शन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई बताओ तो? मतलब इन दोनों की ये लाइन है, ये आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, ध्यान में रखना। अगर किसी, ये आगे जाके यूज भी आएगा, अगर किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो आता है, उस वेक्टर फंक्शन को किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बस ये बताना चाहिए। ठीक है, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ तो बोलो। चलिए, सिंपल सी बात है, कर्ल जीरो आता है तो इन दोनों का कंपेयर करोगे तो जो भी आपके पास वेक्टर फंक्शन होगा जिसका कर्ल जीरो आ रहा है, उसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस हो गया। बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है, बस हो गया। आपसे कई बार पूछेगा। चलो हटा दे। दूसरा, नोट नंबर टू, ये भी बोलेगा कि किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं करके, ये ध्यान में रखना। दूसरा अगर हम बात करें, हमने अभी देखा था DC इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन जीरो देखा था। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ
कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन 0, ये तो देखा है। तो यहां से बात समझ में आती है क्या समझ में आती है, जरा देखो। हमने ये देखा था, अगर आपको थोड़ा अगर याद आ रहा हो, कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायवर्जेंस आता था ना वो हमेशा 0 आता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये कहां आता था? मैग्नेटोस्टैटिक में, मैग्नेटोस्टैटिक में। ये तो खैर हमेशा होता ही है, ये तो हमेशा, चाहे आप कोई भी इक्वेशन बनाओ, डायवर्जेंस ऑफ ये तो 0 आता ही आता था नहीं आता था? ये तो क्या आता था? ऑलवेज 0 आता था, ये तो हमें पता है। वो ऑलवेज नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें, दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या लिख सकते हो, जरा बोलो। बी क्या 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 लिख सकते हो? कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। अब जरा सुना, अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डायवर्जेंस अगर 0 आता है, उस वेक्टर फंक्शन को किसी अदर वेक्टर के कर्ल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, समझ आई बात? अगर किसी, मैं क्या करूं, फिर से सुना, अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डायवर्जेंस 0 आता है, उस वेक्टर फंक्शन को किसी वेक्टर के कर्ल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये समझ में आना चाहिए। सो इफ द divergence of any vector function is zero, then this can be expressed as curl of any वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैंने बात आपको बता दी है। इसमें एक दो आइडेंटिटीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। एक दो आइडेंटिटीज हैं, ज्यादा नहीं है, फटाफट उनको मेंशन कर लेते हैं और देन ओके। देखिए, तो अगर हम बात कर, लिख देना आपके पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। क्या इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जरा सुनना। अगर हम बात करें, पहली हमारे पास आइडेंटिटी है कर्ल ऑफ, अभी मैंने बताया था, कर्ल ऑफ सीजी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन कितना होता है? 0। दूसरा हमने बोला था डायवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन कितना होता है? 0। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे हमारे पास है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। अगर किसी वेक्टर फंक्शन का अगर दो बार कर्ल निकालते हो तो ये होता है ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। क्या होता है? एनी वेक्टर फंक्शन। ये ध्यान में रखना, सारे आइडेंटिटीज हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें कई बार यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोर्थ तो आपके पास, ठीक है, इसको वैसे भी लिख सकते हो आप नोटेशन फॉर्म में, मतलब डेल डेल के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। ये होता है बी डॉट कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, पांचवी आइडेंटिटी हमारे पास है, पांचवी आइडेंटिटी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार यूज करनी पड़ेंगी। फाई ऑफ ए वेक्टर, फाई ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, फिर हमारे पास प्लस ए वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिक्स हमारे पास आइडेंटिटी है कर्ल ऑफ फाई ऑफ वेक्टर फंक्शन। इसकी वैल्यू होती है फाई ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहनी चाहिए ऐसी हैं करके। जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो कई बार यूज करनी पड़ती है। ठीक है, एक ये है एक ये है, ये तो इंपॉर्टेंट है जो भाई कई बार यूज करनी पड़ती है, ये तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपको बताइए। ठीक है,
जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इन पर बेस्ड आपको आइडिया आ जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है करके। छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, बात समझ में आ जाएगी। ये सही है, सारी नोट कर लिए, ठीक है। चलें, एक इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास ओवर। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू आपको बतानी है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई 2, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी करके, ठीक है। पहला है ग्रेडियंट ऑफ फाई 1, दूसरा है ग्रेडियंट ऑफ आपके पास फाई 1 फाई 2, तीसरा है आपके पास 0, चौथा आपके पास ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 फाई 2। ये 4 ऑप्शन है। तो अभी मैंने आइडेंटिटी भी बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। डाइवर्जेंस देखो, ये वेक्टर फंक्शन है। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, पता है ना, वेक्टर क्रॉस वेक्टर। ये ऐसा करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, बी डॉट क्या लिख देंगे जरा बोलो, कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस आपके पास ए डॉट कर्ल ऑफ क्या लिख देंगे जरा बोलो, बी वेक्टर लिखेंगे। जैसे ही आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, सब्स्टिट्यूट करो जरा, देखो क्या आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ क्या जरा बोलो, फाई 2 करिए। बी वेक्टर की जगह क्या लिख दो, इसकी जगह लिख दो ग्रेडियंट ऑफ आपके पास फाई 2 डॉट कर्ल, ये कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, फाई 1, ग्रेडियंट ऑफ कितना आ जाएगा, फाई 1, ये कितना आएगा, ए वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ आपके पास फाई 1 डॉट कितना आएगा, कर्ल ग्रेडियंट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, फाई 2। अभी मैंने बताया था सीजी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन 0, ये भी कितना हो गया 0। तो ओवरऑल आपके पास ये जब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, 0। और ये इसकी एप्लीकेशन है, जो हमने आइडेंटिटी अभी समझी थी, उसका ये क्या है, एप्लीकेशन। तो इस तरीके से एप्लीकेशन हमें यूज करनी पड़ती है। तो कल स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स के बारे में, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम जो पूछी जा सकती है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।